अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बहुत बड़ी मशहूर मूवी आई थी हॉलीवुड के अंदर कुछ साल पहले, इसका नाम था पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। इसके अंदर जो हीरो था फिल्म का, कैप्टन जैक स्पैरो, ये बहुत ज़्यादा हिट किरदार हुआ। मतलब वेस्ट के अंदर इसके ड्रेसिंग का स्टाइल, इसके चलने का जो एक यूनिक किस्म का स्टाइल था, इसके बात करने का तरीका, लोग कॉपी करने लगे नौजवान वहाँ पे। इतना असर इस मूवी ने सोसाइटी के ऊपर छोड़ा था। करोड़ों डॉलर्स का बिजनेस इस मूवी ने किया। इसीलिए कुछ एनालिस्ट के हवाले से कहा जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट हिट्स इन हॉलीवुड। अच्छा, इसके अंदर जो हीरो था इसका, कैप्टन जैक स्पैरो, ये जो किरदार है ये रियल लाइफ में एक किरदार था, उससे मुतासिर होके बनाया गया था। और शायद आप में से बहुत सारे लोग इस बात को ना जानते हों कि कैप्टन जैक स्पैरो हकीकी ज़िंदगी में भी कहीं एग्जिस्ट करता था। तारीख के अंदर, हिस्ट्री में अगर आप देखें तो एक जैक स्पैरो हकीकत में था और वो मुसलमान था। ये वाज अ मुस्लिम। अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई हिस्से में ये एक मशहूर डाकू रहा, पायरेट रहा, समुंदरी डाकू। और ये पैदा हुआ था एक क्रिश्चियन घराने में इंग्लैंड के अंदर, जिसके बाद ये कन्वर्ट होकर मुसलमान हुआ और ओटोमन एम्पायर की जो नेवी थी उसके अंदर एडमिरल बन गया, आला पोस्ट पे ये रहा। इसका असल नाम जो था वो जॉन वार्ड था, लेकिन इसको जैक वार्ड भी कहते थे। मुसलमान बनने के बाद इसने अपना नाम रख लिया था यूसुफ। बीबीसी हिस्ट्री मैगजीन की तहकीक के मुताबिक भी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी का जो जैक स्पैरो वाला किरदार है ये इंग्लैंड का जैक वार्ड यानी ओटोमन एम्पायर की नेवी का एडमिरल यूसुफ ही था। इसके अलावा इस फिल्म के अंदर हेक्टर बारबूसा नाम का आपको एक विलन भी नज़र आता है। बड़ा ज़बरदस्त उस बंदे ने रोल प्ले किया है मूवी के अंदर। वो भी असल में ओटोमन एम्पायर की ही नेवी का एक एडमिरल था, उसका नाम था खैरुद्दीन बरबरूसा, वो भी मुसलमान था। उससे मुतासिर होकर ये कैरेक्टर इस मूवी के अंदर डाला गया था। दोनों जो थे, कैप्टन जैक स्पैरो और बरबूसा जो थे, दोनों ओटोमन एम्पायर की नेवी के एडमिरल्स थे और अपनी बहादुरी और जहानत की वजह से वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ये फेमस थे। ख़ासतौर पर नेवी के जो सर्कल्स हैं उनके अंदर ये दोनों शख्सियात बहुत ज़्यादा फेमस थी। ये जो यूसुफ एडमिरल था ना, कैप्टन जैक स्पैरो, इसका इंग्लिश नेम एज आई सेड जैक वार्ड था, लेकिन निक नेम इसका शार्की था। शार्की। आज भी ये जानकर आपको हैरत होगी कि आज भी इंग्लैंड की जो नेवी है, रॉयल नेवी जिसे कहा जाता है, इसमें अगर किसी का सरनेम वार्ड होता है ना, वार्ड सरनेम, तो उसे शार्की का टाइटल मिलता है। बेसिकली इस कैप्टन जैक स्पैरो वाला जो बंदा था ना, इससे मुतासर होकर ये चीज़ वहाँ पर इन्वेंट की गई थी कि जिसका भी नाम वार्ड होता है, सरनेम वार्ड होता है, उसको शार्की कहते हैं। जैक स्पैरो का निकनेम जो है। कैप्टन जैक स्पैरो की वफ़ात ट्यूनिस में हुई थी। बहरी जो फ़ौजें होती हैं ना, नेवी, अब ये सारे नेवल हीरोज़ हैं। कैप्टन जैक स्पैरो, बरबरूसा, ये सारे नेवल हीरोज़ हैं। बहरी जो फ़ौजें होती हैं, नेवीज़, इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है सल्तनतें बनाने में, सुपर पावर बनाने और बिगाड़ने में इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। आप दुनिया की कोई भी सुपर पावर उठा के देख लें जो हिस्ट्री में बहुत बड़ी फोर्सेस रही हों, सवाए दो चार के आपको सारी ऐसी सुपर पावर्स मिलती हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग नेवीज़ हुआ करती थी। मतलब आप देख लें ना, ओटोमन एम्पायर, क्या ज़बरदस्त कमाल किस्म की इनकी नेवल फोर्स हुआ करती थी। आज का अमेरिका देख लें, चाइना देख लें, क्या कमाल की नेवी हैं दोनों की। तो कोई सुपर पावर तब तक सुपर पावर नहीं बन सकती जब तक उनके पास ज़बरदस्त किस्म की नेवी ना हो। आप कॉलोनियल फोर्सेस देख लें ना, सारी की सारी, जिन्होंने यूरोप से उठ के सारी दुनिया पे हुकूमत की, नेवी इनकी बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती थी। इन सब में ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मिलता है आपको, नेवी इनकी शानदार हुआ करती थी सारी सुपर पावर्स की। तो कोई सुपर पावर तब तक सुपर पावर नहीं बन सकती जब तक उसके पास नेवी ना हो, और समंदरों के ऊपर वाक़ई मुल्कों का डिफेंस जो है ना, दिफा, तब तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक उनके पास स्ट्रॉन्ग नेवी ना हो। और रूस और यूक्रेन के जंग में नेवीज़ का भी बड़ा अहम रोल रहा है। अब तक जो जंग चल रही है, नेवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल सामने आया है। रूस की नेवी बहुत ही शानदार रही है, लिहाजा यूक्रेन की फ़ौज की समंदरों तक कनेक्टिविटी ख़त्म कराने में रूस की नेवी ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन अहम बात यह है कि ज़ेलेंस्की रीड नहीं कर पाया, यूक्रेन का सदर,
वो सिचुएशन को रीड नहीं कर पाया। ये जो कुछ भी उसके साथ हुआ है ना यूक्रेन के साथ, कि कोई मुल्क उसकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आ रहा, दुनिया भर में फिर रहा है ज़ेलेंस्की, कोई उसकी हेल्प को नहीं आ रहा। ये जंग से कोई महीना भर पहले ही क्लियर हो गया था, लेकिन ज़ेलेंस्की इसको पिक नहीं कर सका था इस सारी डेवलपमेंट को। जब ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन वेस्ट और अमेरिका को मिल गई कि रशिया यूक्रेन पे इन्वेजन करने वाला है, इससे तकरीबन महीना पहले ये जो आप ब्लैक सी देख रहे हैं, ब्लैक सी, जहाँ पर यूक्रेन, रूस समेत कई मुल्कों की नेवीज यहाँ पर हैं, उनका यहाँ पर क्योंकि जाहिर सी बात है समुद्र ये उनको लग रहा है, यहाँ नेटो की वॉरशिप्स होती रहती थी। मतलब उनकी जो बहरी उनके जो जहाज़ हैं वो यहाँ फिरते रहते थे नेटो वालों के। लेकिन अजब बात बताता हूँ आपको कि हमले से कोई 1 महीना पहले नेटो वालों ने अपने वॉरशिप्स यहाँ से चुपके से निकलवा ली थी। ज़ेलेंस्की को तभी से समझ जाना चाहिए था असल में कि कोई मेरी मदद को आगे नहीं आएगा, ये तो अभी से ही भाग रहे हैं जंग शुरू होने से पहले। 25 फरवरी को राइटर्स ने खबर लगाई थी, अच्छा ये वो टाइम था जब जंग शुरू हो गई थी नई, तो उस वक्त राइटर्स ने खबर लगाई थी कि नेटो लीव्स ब्लैक सी एक्सपोज्ड एज रशिया इन्वेड्स यूक्रेन। रूस को रोकने के लिए यहाँ पर कोई नहीं था, खुला मैदान देके वेस्ट वाले भाग गए खुला मैदान देके कि आओ चढ़ जाओ यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन को रूस के खिलाफ आगे करके ये खुद पीछे दौड़ गए, जैसे मोदी को चीन के खिलाफ आगे करके खुद भाग गए पीछे। बिल्कुल वही सीन यहाँ पर ज़ेलेंस्की के साथ हुआ। इस वक्त यूक्रेन का आप ये जो समंदर वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, यहाँ पर रशिया आया हुआ है। इस वक्त यूक्रेन की कोई एक्सेस नहीं है यहाँ पर ब्लैक सी तक। अच्छा वैसे ब्लैक सी जो है ये ब्लैक सी नहीं है, ये समुंदर नहीं है, इसको ऐसा ही यूँ समझिए कि पता नहीं किसने इसको सी का नाम दिया हुआ। ये एक बहुत बड़ी लेक है असल में, क्योंकि इसके चारों तरफ से ज़मीन है। जब किसी पानी के टुकड़े के चारों तरफ ज़मीन हो तो उसको समुंदर कैसे कहा जा सकता है? समुंदर की डेफिनेशन में नहीं आता, ये झील की डेफिनेशन में आता। लेक है असल में, इसके चारों तरफ ज़मीन ही ज़मीन है। सिर्फ एक ही रास्ता है जहाँ से ब्लैक सी के अंदर जाया जा सकता है, एंटर हुआ सकता है, और वो रास्ता है तुर्की का। तुर्की से एक आर्टिफिशियल नहर कैनाल बनाया गया है जिसको बास्पोरस कहते हैं। इसके ज़रिए ही आप ब्लैक सी के अंदर घुस सकते हैं, वरना आप नहीं घुस सकते। कौन सा तुर्की? वही ऑटोमन एम्पायर जिसकी नेवी में आपको जैक स्पैरो भी मिलता है और कैप्टन बारबरोसा भी हुआ करता था, वही तुर्की। इसीलिए तुर्की एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंट्री है स्ट्रेटेजिकली। ब्लैक सी की चाबी तुर्की के पास है। 1936 के अकॉर्ड के तहत ये पानी के रास्ते उन्हीं की मर्जी से चलते हैं, क्योंकि इन्हीं की टेरिटरी से होके बहरी जहाज़, सबमरीन्स गुजर के जाती हैं। वैसे ज़ेलेंस्की ने तुर्की को भी कहा था कि आप अपनी ये जो गुजर गए हैं ब्लैक सी वाली, ये मत दिया करें, इनको मत दीजिएगा। ये जंग से पहले ज़ेलेंस्की ने कहा था कि रूस को मत दीजिएगा। हर जगह ज़ेलेंस्की हाथ पांव मारता रहा ना, लेकिन बात बनी नहीं। इट मीन्स रूस से पंगा तो उसने ले रखा था, लेकिन उसकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। तैयारी करने से पहले ही उसने रूस से पंगा लिया हुआ था। उसकी सिर्फ यानी वो जो रिलाय कर रहा था, वर्बल सपोर्ट पे रिलाय कर रहा था। नेटो और अमेरिका ने उसको वर्बल सपोर्ट जैसे मोदी साहब को दे रखी है ना, वैसे ही इनको भी दे रखी थी, तो ये सिर्फ उस पर रिलाय कर रहा था। लेकिन जंग के वक्त ये जो वर्बल सपोर्ट है वो उसके काम नहीं आई। अब देखें कोई भी मुल्क यूक्रेन की मदद को सामने नहीं आ रहा। ऐसा महसूस हो रहा है कि इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो काफ़ी गौर से यूक्रेन की जो जंग है इसको रीड कर रहे हैं और उसका ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, और यूक्रेन का हाल देखकर ही उन्होंने ये जो स्ट्रेटजिक रीपोजिशनिंग की अटैम्प्ट नज़र आ रही है, इसके बारे में मैंने 1-2 रोज़ पहले बात की थी कि इंडिया शायद स्ट्रेटजिक रीपोजिशनिंग कर रहा है। वो शायद इस जंग को देख के ही कर रहा है, और प्रोबेबली इंडिया के अंदर भी ये डर पैदा हो गया है कि मोदी हो सकता है कि अगला ज़ेलेंस्की हो और इंडिया अगला यूक्रेन ना हो। तो वहाँ पर भी ये डर गालिबन पैदा हो चुका है कि जैसे ज़ेलेंस्की को आगे करके इनकी हेल्प नहीं की तो हमें भी आगे कर रहे हैं, तो हमारी भी हेल्प नहीं करेंगे। तो ये स्ट्रेटजिक रीपोजिशनिंग इंडिया की तरफ से सामने आ रही है। लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि इज़ इट टू लेट फॉर इंडिया? क्या अब भी इंडिया के पास टाइम है स्ट्रेटजिक रीपोजिशनिंग का, या बहुत देर हो चुकी है? ये देखना बाकी है। मतलब अभी से अमेरिका का ये जो प्रेशर इंडिया के ऊपर बढ़ता जा रहा है ना, ये अभी उस लेवल का पहुंचा नहीं है। ये जो इसकी जो पीक होगी ना प्रेशर की, जब इंडिया पीक पे पहुंचेगा तब हमें पता चलेगा कि इंडिया उस पोजीशन में है स्ट्रेटजिक रीपोजिशनिंग की या नहीं। दैट वी नीड टू सी। जब अमेरिका का प्रेशर टॉप पे पहुंचेगा तभी इसके बारे में हमें इल्म हो सकता है।